नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज हमारा जो टॉपिक है वो केवल एक लेक्चर में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है। पहले तो आप ध्यान से समझिए क्यों। आपने कई सारी संस्थाओं के यूट्यूब चैनल्स को देखा होगा, कई टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा और ये आपने थंबनेल में देखा होगा कि संपूर्ण पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी, और नीचे आप आवर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 4 से 5 घंटे में एमपी पॉलिटी संपूर्ण रूप से हो गई। अब ये बच्चों को खुद को कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि क्या 4 से 5 घंटे में एमपी पॉलिटी पूरी हो सकती है। तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है, ये असंभव है। हाँ, 4-5 प्रश्न जो आसान आसान है वो तो सभी करके जाएंगे और उन्हीं 4-5 प्रश्नों को सॉल्व करके आपको लगेगा कि अरे सब कुछ कर लिया। तो कहने के लिए तो आप जब ऐसे लेक्चर्स या वन शॉट देखते हैं तो आपको ये समझ में तो आता है कि मेरा पूरा एमपी पॉलिटी हो गया, लेकिन जहां एग्जाम में मॉडरेट या कठिन प्रश्न आ जाते हैं तो वो फिर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि 4-5 घंटे में क्या ही कोई करवा पाएगा। इसीलिए कभी कोई लेक्चर या कोई टॉपिक करें आप तो उसे संपूर्ण रूप से करें, बेसिक से लेकर एडवांस तक, क्योंकि रैंक आपकी एडवांस प्रश्नों को, मॉडरेट प्रश्नों को सॉल्व करने से ही बनती है। तो ऐसे लेक्चर्स से आप बच के रहिए और अपना कॉमन सेंस ही आपको लगाना है कि क्या 4-5 घंटे में पॉलिटी हो सकता है। बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब व्यूज के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है ना, कैसे भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका जो कि मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद से रिलेटेड है, हम इस कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को संपूर्ण रूप से देखेंगे। इस लेक्चर के बाद संवैधानिक प्रावधान, इनसे रिलेटेड ना तो कोई लेक्चर देखना है, ना तो कोई कॉपी बुक देखना है, ना तो कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको आवश्यकता रहेगी। अब क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए हम इसे लगभग 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। क्यों, तो मैं आपको पहले बेसिक सी बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो इस लेक्चर में क्या है, इसे ये जो मैं शुरुआत में बातें बताता हूं उसको स्किप मत कीजिएगा, वरना क्या है अंत में आपको कैसे कवर करना है, क्या क्या कवर होगा, ये समझने में दिक्कत होगी। 1 से 2 मिनट नहीं देखोगे तो आपको आगे परेशानी होगी। अगर हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मतलब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो ये टॉपिक किस प्रकार से हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो इनसे रिलेटेड हम संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान का मतलब जो संविधान में लिखी गई बातें हैं या प्रावधान है, वो सभी चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कंप्लीट तौर पर, A to Z, चाहे मेंस के लिए आ जाए चाहे प्रीलिम्स के लिए आ जाए, किसी भी सिलेबस में अगर ये आपके टॉपिक है तो आपको ये पूर्ण रूप से उपयोगी रहने वाला है, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। दूसरी बात, इसके बाद जब हमने चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझ लिया, प्रावधान देख लिए, संवैधानिक प्रावधान देख लिए, तो अब हम इसके बाद लेक्चर में करेंगे मध्य प्रदेश के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट। अब देखो, लिस्ट आपको किताबों में मिल जाएगी, लेक्चर्स भरे पड़े हैं, लेकिन उन लेक्चर्स को देख के आपको याद क्या हुआ, वो तो सीधा सीधा बता दिया ना। नहीं, हम इसको हमेशा की तरह कोरिलेशन से याद करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न एग्जाम में आए आप उसे सॉल्व कर लें। एक लेक्चर में हम देखने वाले हैं जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे रिलेटेड सभी अन्य तथ्य, कि कौन कहां जन्मा, उनकी क्या विशेषताएं थी, उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने क्या बुक्स लिखी है, क्या उनके योगदान रहे हैं, ये संपूर्ण बातें एक लेक्चर में हम कवर करेंगे। और अंत में बच जाता है मध्य प्रदेश के जितने भी वर्तमान में मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सभी की लिस्ट को भी हम कोरिलेशन से याद करेंगे बेहतरीन तरीके से। और इस प्रकार से ये लेक्चर संपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न यहां से भी आते हैं, यहां से भी आते हैं, यहां से भी आते हैं और यहां से भी आते हैं। क्लियर बात। इसमें ऐड ऑन एक और मैं करने वाला हूं, ये आपको सीधा सीधा प्राप्त होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश का पहला मंत्रिमंडल 1956 में जब बना था
उसमें कौन कौन किस प्रकार से मंत्री किस विभाग का बना था, ये भी हम कवर करेंगे। तो ये मैं एड ऑन आपको दूंगा और ये आपको संपूर्ण यूट्यूब पर कहीं दिखने वाला नहीं है, ठीक है। दिखेगा भी तो 3-4 मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, हम ऑथेंटिक रूप से संपूर्ण आपको देने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से लेक्चर का रूप रहने वाला है। इन सभी लेक्चर्स को मैं हमेशा की तरह बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, मतलब इंग्लिश वर्ड, टेक्निकल वर्ड्स जो इंग्लिश में रहेंगे ब्रैकेट में, पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मिल जाएगी। आप हमारे सभी टेलीग्राम चैनल अमित शुक्ला नोट्स और ज्ञानदूत एकेडमी पर ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल पर ऐड हो जाइए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री में कई सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे सभी इंस्टा फेसबुक पेज पर भी ऐड हुई है, ताकि हम कम समय में आपको कोरिलेशंस के माध्यम से बहुत सारे फायदे दे सके। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखिए, जिससे आगे आपको फायदा हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। चलिए बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब यहां पर क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं। ये लेक्चर मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता है ना, ताकि बेसिक से लेकर संपूर्ण रूप तक चल सके, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं। देखिए एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, अब जैसे ब्रैकेट में तो मैंने लिख दिया एग्जीक्यूटिव, मुख्यमंत्री और कार्यपालिका। अगर हम भारत के संसदीय व्यवस्था की बात करें, ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था की बात करें, तो यही संसदीय व्यवस्था लगभग सभी राज्य में चलती है। बस अंतर यह हो जाता है, किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, किसी में केवल विधानसभा है, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है। तो जिस प्रकार से भारत में संसदीय व्यवस्था है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी संसदीय व्यवस्था है समान रूप से। अब संसदीय व्यवस्था का मतलब यहां पर क्या हो जाता है कि कार्यपालिका, कार्य करने के अनुसार की बात कर रहा हूं मैं, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका होती है। इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। बेसिक समझेंगे, क्योंकि जब विधानसभा और संसद पॉलिटी में समझेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप केवल बेसिक आइडिया ले लो जिसको नहीं पता है। यहां पर विधायिका का मतलब क्या है, अगर हम बात करें भारत स्तर पर, केंद्र स्तर पर, तो भैया संसद रहती है। संसद में 2 हाउस रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है, ये नियम बनाती है, या नियम को क्या करती है, कंप्लीट करती है। कोई अधिनियम है, कोई कानून है, उस पर संशोधन करना, उस पर कोई चर्चा करना, कोई वाद विवाद की स्थिति है उसको हटाना पूर्ण रूप से। तो जहां कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, चेंजेस होते हैं, वो कहां पर होते हैं, विधायिका या लेजिस्लेचर में होते हैं। बात करें हम कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम मेन अगर चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल की बात करें, तो ये क्या करते हैं, ये किसी अधिनियम को बनाना, किसी नियम को बनाना, किसी कोई संशोधन करना है, कुछ भी कार्य करना है, तो वो ये सभी करते हैं और फिर ये यहां पर आता है और कोई नियम, कोई विधेयक, अधिनियम बन जाता है। क्लियर। और जब कोई अधिनियम, नियम, कोई विधेयक, अधिनियम या नियम बन जाता है, तो न्यायपालिका उस पर नजर रखती है सब कुछ संविधान के अनुसार है या नहीं। तो इस प्रकार से संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका काम करती है। बस अंतर क्या है, केंद्र स्तर पर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। विधायिका में केंद्र स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा हो जाती है, और न्यायपालिका तो फिर कॉमन है ही सही। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर अगर हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात करें, तो कार्यपालिका में सीएम आ जाते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं। सभी राज्य में लगभग यही रहता है। विधायिका के अंतर्गत मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है। ऐसा क्यों है, क्या है, तो जब विधानसभा डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। और फिर न्यायपालिका में तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सभी रहती है, जो हाई कोर्ट में अपन देखने वाले हैं। सॉरी। तो आई होप आपको कार्यपालिका और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में समझ में आ गया होगा कि क्या किस प्रकार से काम होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि कभी भी हम बात करें केंद्र स्तर पर, यह समझना बहुत जरूरी है, केंद्र स्तर पर बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जो होता है, वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है,
संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें प्राप्त होती है? तो वास्तविक शक्ति पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सेम किसी राज्य के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें प्राप्त रहती है, किसमें निहित रहती है? तो वो रहती है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। मतलब एक कहावत है कि अगर केंद्र स्तर पर बात करें तो राष्ट्रपति के लिए, राज्य स्तर पर बात करें तो राज्यपाल के लिए। एक कहावत है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल को खाना भी खाना है तो वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट या कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट से पूछकर ही खाएगा, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है। इनके बिना ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ अपवादों को छोड़कर, जो कि राष्ट्रपति में अपन देखेंगे। क्लियर बात? तो ये एक बेसिक सा अपन ने आइडिया लिया कि कार्यपालिका क्या, मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या क्या किसके अंतर्गत रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको मुख्यमंत्री में बताया कि संसदीय व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। लेकिन अगर हम वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। और इस प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री, जो कि मैंने आपको क्लियर कट बताया। अब ये बताने से पहले वो बताना इसीलिए जरूरी था ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट रहे। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री क्या है? किसी राज्य का या किसी राज्य की सरकार का मुखिया, हेड होता है। मंत्रिमंडल क्या है? तो मंत्रिमंडल के लिए हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि संसदीय व्यवस्था जिस प्रकार से केंद्र में है उसी प्रकार से राज्य में भी संसदीय व्यवस्था जैसा ही रूप पूर्ण रूप से चलता है। अब हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री जो है वो होता है वास्तविक मुखिया किसी राज्य का, और उसके लिए कौन है? मंत्री परिषद भी रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहती है, जो मुख्यमंत्री के साथ साथ उस राज्य के लिए कार्य करती है। तो राज्य में मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह होता है। मतलब केंद्र स्तर पर पीएम है तो राज्य स्तर पर सीएम है, केंद्र स्तर पर कैबिनेट है तो राज्य स्तर पर उस राज्य की कैबिनेट है। तो यहां पर हमारे लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, एक प्रश्न यहां से आ सकता है कि किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किसी राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, और उसी के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। यहां पर एक बात और मैं आपको समझाऊं जो कि आगे समझेंगे भी सही। देखिए, सबसे पहले तो राज्यपाल ने किसी विधायक को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर फिर अलग अलग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। क्लियर है? इसको अपन आगे और अच्छे से समझेंगे। तो मुख्यमंत्री क्या हो गया? सरकार का मुखिया हो गया। ठीक है। मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो गए? तो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल ने क्या करा कि किसी विधायक, क्योंकि सब विधायक ही बनकर आते हैं, तो सीएम किसी विधायक को सीएम नियुक्त कर दिया। जैसे मोहन यादव विधायक थे, सीएम नियुक्त कर दिया। अब जब ये सीएम नियुक्त हो गए हैं तो अब इनको चाहिए अपने अपने अलग अलग विभागों के लिए मंत्री। तो इनकी सलाह पर, सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, कब की जाती है, वो सभी आगे देखेंगे। तो सरकार की जो पूरी टीम होती है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एक होता है कैबिनेट। अब देखिए, कैबिनेट शब्द वास्तविक रूप से संविधान में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक जगह लिखा हुआ है 352 आर्टिकल में, आपातकाल से जुड़ा हुआ जो 352 की खंड 3 है, वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जगह काउंसिल ऑफ कैबिनेट शब्द यूज हुआ है। तो ये अपवाद अवश्य रूप से याद रखना है। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, बहुत कठिन बात है ना। तो अगर हम देखें तो कैबिनेट, यहां पर पहले तो समझ लो कैबिनेट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएम ने अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मंत्री बना दिए, तो ये क्या हो गई, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। लेकिन इन्हीं में से कुछ खास
मंत्री जो रहते हैं, जो बड़े बड़े विभाग के मंत्री रहते हैं, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, तो इन्हीं में से छोटी सी टीम जो रहती है लेकिन छोटा और शक्तिशाली हिस्सा, उसे हम क्या बोल देते हैं, कैबिनेट कह देते हैं। यह होता है मंत्री परिषद और कैबिनेट में अंतर, जो कि आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना है। और मैंने नीचे साफ साफ लिख दिया है कि भारतीय संविधान में सामान्यतः कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, आमतौर पर केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द ही जुड़ा हुआ है, लेकिन परंपराओं में कैबिनेट 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 चलता आया, इसलिए कैबिनेट भी सॉरी यूज होने लग गया। 352(3) में आपको याद रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जगह काउंसिल ऑफ कैबिनेट शब्द यूज किया गया है। और आपातकाल में लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में देखेंगे वहां पर, अब वहां पर जो काउंसिल ऑफ कैबिनेट शब्द यूज हुआ है ना, तो वो प्रधानमंत्री और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके लिए यूज हुआ है, मंत्रियों के लिए यूज हुआ है, लेकिन उन मंत्रियों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं कह के काउंसिल ऑफ कैबिनेट कह दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपवाद आपको ध्यान रखना है। चलिए भैया, अभी हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आया हुआ है और ये आपको बेसिकली समझना भी बहुत आवश्यक रहेगा। देखिए, जब भी एक सीएम नियुक्त कर दिया गया है किसी राज्य का, ठीक है, अब उस राज्य के अंतर्गत मैंने आपको बता भी दिया कि क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह दिया है। ठीक है, अब देखिए, मिनिस्टर्स की भी अपनी अपनी कैटेगरी होती है, चाहे आप केंद्र स्तर पर बात करो या राज्य स्तर पर बात करो। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग बात रहती है। क्या, मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे, हम 2-3 विभाग लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक विभाग है एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, एक हमने मान लिया जनजातीय मंत्रालय, ट्राइब से रिलेटेड मंत्रालय है, एक हमने मान लिया पर्यटन मंत्रालय, टूरिज्म मिनिस्ट्री हमने मान ली। ठीक है, अब ये 3 मिनिस्ट्री है, इन 3 मिनिस्ट्री में मान लीजिए एक ए मंत्री है, वो मंत्री नियुक्त कर दिया गया, उसको बोल दिया केवल और केवल सीधा सीधा शिक्षा मंत्री। ठीक है, अब कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा भी लिखा रहता है कि एक और व्यक्ति है जिसको हमने डी बोल दिया, इसी को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया, लेकिन उसके नीचे लिखा रहता है राज्य मंत्री। देखा होगा आपने। तो शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, फिर एक और शिक्षा मंत्री है लेकिन वो राज्य मंत्री है। तो इसमें क्या अंतर है, ऐसा क्यों होता है, ये आपने बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। फिर एक और होता है, जैसे हमने टूरिज्म मिनिस्ट्री मान ली या ट्राइबल मिनिस्ट्री मान ली, तो आपने फिर से देखा होगा कि ट्राइबल मिनिस्ट्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो अब राज्य मंत्री यहां पर भी है, तो यहां पर स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या हो गया, है ना। तो ये अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है, यहां से प्रश्न अवश्य रूप से आपको देखने को मिल सकता है और एक बार आया भी है। लेकिन देखिए, जहां पर किसी मंत्रालय में किसी एक मंत्री को नियुक्त कर दिया और उसी के अंतर्गत राज्य मंत्री नियुक्त कर दिया, तो वहां आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देखने को नहीं मिलेगा। ये किसी अन्य मिनिस्ट्री में होगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, जहां पर ये मंत्री भी नहीं होगा और ये मंत्री भी नहीं होगा। कुल मिलाके कि एक मेन उस मंत्रालय का मंत्री अगर है तो वहां पर राज्य मंत्री होगा या हो सकता है, डिपेंड करता है ना, नहीं भी हो चलता है। बहुत सारी जगह पर केवल एक मंत्री बना दिया गया है, लेकिन कई सारे मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री भी है उसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। लेकिन अगर हम स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो ये एक ऐसी मिनिस्ट्री में हो जाएगा जहां पर ये और ये नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र प्रभार ऐसे विभाग, ऐसे मंत्रालय में होगा
जहां पर इस प्रकार के मंत्री नहीं होंगे, उसी को स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, तो वो अंतर हम समझ लेते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक सबसे बड़ा मंत्री बना दिया गया है, यही सब कुछ होगा इस मंत्रालय में, शिक्षा मंत्री जिसको हम बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा मंत्री ये ए है और इससे बड़ा कोई भी मंत्री नहीं है शिक्षा मंत्रालय में। ये सीधा सीधा रिपोर्ट किसको करेगा, सीएम को करेगा, क्योंकि वो मुखिया है। मान लो इसी मिनिस्ट्री में एक बी व्यक्ति है जो कि शिक्षा मंत्री ही है, लेकिन वो क्या होगा, वो होगा राज्य मंत्री। इसका मतलब क्या है कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में दो मंत्री है, एक तो मेन शिक्षा मंत्री है जो सीधा रिपोर्ट सीएम को करेगा, और एक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राज्य मंत्री है। वो क्या करेगा, वो इस शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक और मंत्री है। ये अंतर होता है शिक्षा मंत्री या किसी राज्य, किसी मिनिस्ट्री का राज्य मंत्री और मेन मिनिस्टर में। अगर हम स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो अब यहां पर नहीं हो सकते, ऐसी जहां पर भी हो गए हैं नियुक्त वहां स्वतंत्र प्रभार नहीं होंगे। मान लीजिए अब एक सी व्यक्ति है, वो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत है ना, मंत्री बना है, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत मंत्री बना है। वहां पर ना तो ये कोई एक मुखिया है पर्यटन मंत्रालय का और ना ही कोई अन्य राज्य मंत्री है, ठीक है। वहां पर सीधा सीधा एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि भैया पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको प्रभार मिला है स्वतंत्र रूप से, इसके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं है, और ये सीधा रिपोर्ट किसको करेगा, तो ये सीधा रिपोर्ट करेगा सीएम को। बस इतना अंतर होता है और ये अंतर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक उप मंत्री भी होते हैं जो कि सामान्यतः विशेष तौर पर हमको देखने को नहीं मिलते। तो एक कैटेगरी मैंने आपको बताई, इसको थोड़ा सा और समझ लो। तो कैबिनेट मंत्री, तो ये मंत्री परिषद के प्रमुख सदस्य होते हैं, इन्हें किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी इनमें इनकी भूमिका सर्वोपरि होती है। ये सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री आदि, है ना। तो मेन मिनिस्टर्स ये हो गए। एक होता है राज्य मंत्री, जो कि मैंने आपको बोल दिया, राज्य मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, बल्कि कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, है ना। और इनका मंत्रालय जो है अपना नहीं होता है, ये किसी बड़े मंत्रालय का हिस्सा होते हैं। और कैबिनेट की बैठकों में सामान्यतः नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि उस मंत्रालय का मेन मंत्री जो है उसको बुला लिया जाएगा। तो कैबिनेट के अंतर्गत जो है वो सीएम को रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी उसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत अगर राज्य मंत्री बनाया है तो वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उस मंत्रालय के मेन कैबिनेट मंत्री को, ठीक है। और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो कि मैंने आपको बता दिया, ऐसे राज्य मंत्री जिनके पास पूरा का पूरा मंत्रालय ही हो गया है और उनके ऊपर कोई अन्य मंत्री नहीं है, और वो सीधा रिपोर्ट किसको करेंगे, सीएम को करेंगे। दैट्स ऑल, बस यही अंतर इसमें है। और एक उप मंत्री भी होता है, जो कि आपको सामान्यतः देखने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लेना। अगर तीनों के ऊपर समझ में आ गया है तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं हम मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से रिलेटेड। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां आप देखो कि मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 163, मंत्रिमंडल से भी या मंत्री परिषद से रिलेटेड भी 163, 64, 66, 67, 77, ये 177, ये सभी के सभी एक ही है दोनों में। तो हाँ, एक ही है ना। सभी प्रावधान दोनों के इन्हीं अनुच्छेद में दिए गए हैं। अब 177 जो है, यहां पर एक बात और मैं क्लियर कर दूं। देखो, भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाग है। 22 भाग के अंतर्गत अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं, जो कि 22 पार्ट है। उन्हीं पार्ट में से 6th नंबर का जो पार्ट है
अब एक पार्ट है, मान लो उसमें भी अलग अलग अध्याय है कि यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करेंगे या मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, इस प्रकार से। तो 6th नंबर के पार्ट जो है संविधान का, उसके अंतर्गत हम ये सभी संवैधानिक प्रावधान देख रहे हैं। और अध्याय की बात करें, चैप्टर की बात करें, तो 2nd चैप्टर में ये सभी चीजें आती है। तो भारतीय संविधान के 6वें भाग के अध्याय 2 में ये सभी प्रावधान दिए गए हैं और अनुच्छेद ये सभी है ना। क्या क्या बातें हैं तो इसको हम देख लेते हैं। बस ये 177 अलग है इससे, है ना। सामान्यतः सीधे तौर पर इनसे इस भाग से नहीं जुड़ा है, लेकिन इन दोनों मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, इसीलिए हमें इसे देखना है। देखिए 163 क्या बोल रहा है, तो 163 बोल रहा है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। ठीक है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व और सदनों के बारे में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार रहेंगे, ये सभी। अब मुख्यमंत्री में भी मंत्री 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 लिखा है, यहां पर भी मंत्री 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 लिखा है, तो मुख्यमंत्री भी तो एक मंत्री ही है, बस वो मुख्य है, सीधी सी बात है। इसीलिए प्रावधान सबके एक ही रहेंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा मुख्यमंत्री के लिए, तो वो क्या कैसे आगे देखते हैं। तो एक एक अनुच्छेद को हमको बहुत ही शानदार तरीके से समझना है। कठिन प्रश्न आते हैं यहां से। अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163 क्या बोलता है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद। मैंने आपको एक कहावत शुरुआत में बताई थी कि किसी राज्यपाल का, किसी राज्य का राज्यपाल खाना भी खाएगा तो वो खुद की मर्जी से नहीं खा सकता है, मंत्री परिषद से पूछ कर खाना पड़ेगा। ये कहावत इसीलिए कि कुछ अपवादों को छोड़कर, है ना, राज्यपाल अपने सभी कार्य जो है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। तो 163 यही बोलता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी उस राज्य में, है ना, कि राज्यपाल और सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रधान कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। जिन मामलों में संविधान ने राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी है, यही अपवाद है राष्ट्रपति के संबंध में भी और राज्यपाल के संबंध में भी, कि उसके अपने कुछ विवेकाधिकार होते हैं, मतलब अपने खुद के विवेक से, अपने खुद की सोच से निर्णय ले सकता है। वो हम जब राज्यपाल और राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन उन विवेक अधिकारों को छोड़कर जितने भी मामले हैं उनमें राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से करना होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न सीधा आ सकता है कि ये प्रावधान किस में दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 163 में ऐसा कहा गया है कि राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री सहायता और सलाह देंगे राज्यपाल को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, एक प्रश्न यहां पर उठता है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है, और अगर दी है तो कौन सी दी है, इस विषय की न्यायालय में किसी भी प्रकार से पूछताछ नहीं की जा सकती है। और यही 163 बोलता है। अवश्य तौर पर इसे आपको ध्यान रखना है, यही प्रश्न इसमें से बनेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 164, आर्टिकल नंबर 164, जो कि बोलता है मंत्रियों के संबंध में कुछ प्रावधान या अन्य प्रावधान। मतलब किसी राज्य में अगर मंत्री है कोई, तो उसके बारे में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, कैसे कैसे प्रोविजंस होंगे। और मान के चलो इस आर्टिकल में से कम 10 बार प्रश्न आ चुका है लेटेस्ट अलग अलग एग्जाम में ही। प्रीलिम्स में तो मतलब लगातार आया है, एमसीक्यूज में से सीधे अपने आए हैं। तो देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहली बात तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये सीधा प्रश्न आपको आएगा। तो राज्यपाल करता है। पहला प्रश्न कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, 164 के तहत करता है। 2 प्रश्न, ठीक है। और जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर देगा
तो उन्हीं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, 3-4 प्रश्न यहां पर। पहली बात तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी जो मंत्री है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे इस अनुच्छेद के तहत। बहुत महत्वपूर्ण। मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद पर्यंत मतलब कि जब तक राज्यपाल चाहे, बस इतनी बात याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि राज्यपाल का आज मन नहीं है तो मंत्री को हटा दिया, उसमें भी बहुत सारे प्रावधान रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि बहुत सारे पद देखे होंगे आपने कि 3 साल अथवा 65 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, है ना? ऐसा यहां पर ऐसा नहीं है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री और जो मंत्री है अन्य, उनको कब हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल ही हटा सकता है, पहली चीज। और कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यहां से 5-6 प्रश्न आज मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार से आ सकते हैं और इनको कवर कीजिएगा। मैं क्लास में इसीलिए आपको हर एक जगह से बताते रहता हूं कि प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। 164 के अंतर्गत ही बोला है कि मंत्रियों की नियुक्ति तो चलो हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, हम झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और उड़ीसा की बात करें, इनसे रिलेटेड इन राज्यों में जनजाति कल्याण के वेलफेयर के लिए, जनजातियों के कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री भी होगा, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है, जनजातियां ज्यादा है, उनसे संबंधित जो मामले होते हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए एक अलग से प्रभारी मंत्री का प्रावधान भी 164 में इन राज्यों के लिए किया गया है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी या किसी भी स्टेट की एग्जाम दे रहे हो वहां पर आ सकता है। जो काम क्या करेगा? तो एससी और ओबीसी या किसी अन्य कार्य से रिलेटेड इनसे प्रभारी वो हो सकेगा। एक यहां पर बात याद रखिएगा, पहले जो है बिहार शब्द था यहां पर 2006 के पहले, बिहार के स्थान पर फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ दिया गया। ये 94th अमेंडमेंट 2006 में हुआ था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब 164 कितना महत्वपूर्ण है आप ये समझ सकते हो। अभी तो 2 ही प्रावधान हमने यहां पर देखे हैं। तो 164 में फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, हटा भी सकता है, प्रसाद पर्यंत काम करेगा। जो राज्य मैंने बताया वहां पर एक प्रभारी मंत्री भी होगा। 94 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्द जोड़ा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1000 करोड़ स्टार लगा लेना जो भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बार आ चुका है यहां से प्रश्न, क्या बोल रहा है देखो, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब मान लो कि किसी राज्य की विधानसभा में 100 सीटें हैं, मतलब 100 विधायक बन सकते हैं। तो अब जब हम मंत्री परिषद बनाएंगे तो उसमें सीएम को मिलाकर अन्य जितने भी मंत्री होंगे उनकी संख्या कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कुल कितनी होनी चाहिए? 15। 16 भी नहीं होना चाहिए, वरना यह संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ होगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, रिपीट कर रहा हूं मैं। किसी राज्य के अंतर्गत मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें संख्या 15% से नहीं होना चाहिए। ये 15% डिपेंड क्या किस पर करेगा? डिपेंड करेगा उस राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। अब आप यहां पर पॉज करके 15% निकाल के बताओ, मध्य प्रदेश में मंत्री सहित
मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि सीएम प्लस मंत्रियों सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो कितनी होगी? ये आपको अभी के अभी पॉज करके और निकाल कर कमेंट करके बताना है, जिससे मैं समझ सकूं कि हाँ आप बहुत सीरियसली देख रहे हैं, ठीक है। और ये आप खुद से निकालोगे तो एग्जाम में ध्यान भी रहेगा, आगे मैं बताऊंगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लिखी दी है, यहां पर 34 हो सकती है। 230 के हिसाब से आप निकालोगे तो यहां पर यही फंडा आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें कुछ प्रावधान है, कुछ बातें हैं जो कि आप समझ लो। मान लो कि ऐसा नहीं हुआ, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं, अब ये 230 सीटों से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 34 से ज्यादा मंत्री मुख्यमंत्री सहित नहीं हो सकते। लेकिन मान लो 35 हो गए, 36 हो गए, तो फिर क्या करेंगे? अगर कम हो गए तो क्या करेंगे? तो इसके लिए भी प्रावधान दिया गया है, समझ लो। अगर किसी राज्य में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लागू होने के समय मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक थी, तो मतलब ये जो प्रावधान किया गया है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। सीधा प्रश्न आएगा, 91 अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ऐसा किया गया था कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इस 2003 के पहले या 91 अमेंडमेंट आने के पहले तो ठीक है, लेकिन उस समय या उससे आगे वर्तमान की स्थिति में बात करें कि अगर अधिक हो जाए, मध्य प्रदेश में 35 हो जाए, 36 हो जाए, तो क्या होगा? तो ये बोला गया है कि ऐसी स्थिति में यह आवश्यक किया गया है कि राज्य में मंत्रियों की संख्या को संविधान के इस अनुरूप लाया जाए जो प्रावधान दिया गया है। इसके लिए कुछ समय सीमा तय की गई है जो राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा जारी करेंगे, और तारीख से 6 महीने के भीतर भीतर मंत्री परिषद की संख्या को घटाकर संविधान के अनुरूप किया जाना चाहिए। क्लियर है बात? आगे और देखते हैं, फिर एक साथ देख लेंगे। इसके साथ ही अनुच्छेद 164 एक ख में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि कोई विधायक 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के कारण निर्हित हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वह अपने शेष कार्यकाल या पुनर्निर्वाचन तक जो भी पहले हो मंत्री पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। उद्देश्य क्या है कि दल बदल करके मंत्री बनने की संभावना को समाप्त किया जाए और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, है ना। तो पूरा का पूरा एक बार मैं समझा देता हूं। 91 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2003 के पहले यह था कि मंत्री सहित मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या किसी राज्य में कितनी भी हो सकती थी और केंद्र में भी कितनी भी हो सकती थी। अब इससे समस्या ये हुई कि बहुत मंत्री, कम मंत्री डिपेंड करता था, है ना। तो 91 अमेंडमेंट 2003 में ऐसा बोल दिया गया कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या उस राज्य में विधानसभा में जितनी सीटें हैं उससे 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 34 से अधिक नहीं हो सकती। मान लीजिए 34 से अधिक हो गई है, 35 से या 36 से अधिक हो गई है, तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे। मान लीजिए आज जारी करी है, तो आज की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर उसे इस प्रावधान के अनुसार लाना पड़ेगा, मतलब 34 या 34 से कम करना पड़ेगा, वरना फिर ये असंवैधानिक माना जाएगा। और असंवैधानिक होने का मतलब बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। और नीचे एक बात और बोल दी गई है मंत्री के संबंध में, अन्य प्रावधान, कि अगर कोई मंत्री दल बदल के कारण, है ना, निर्हित मान लिया जाता है तो वो अपनी शेष अवधि के लिए भी निर्हित माना जाएगा। इसको भी आप समझ लो भैया। दल बदल का कानून जो है
दल बदल कानून बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा। दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में बताया गया है, डिटेल बाद में देखेंगे अपन। बस इसमें ऐसी बात है कि एक व्यक्ति है, ए मंत्री है, वो अपनी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया तो दल बदल के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और अपनी शेष अवधि जो बची है, शेष अवधि का मतलब यह है कि सरकार अभी अभी बनी है, 5 साल चलेगी। अब वो मंत्री जो है 1 साल हुआ और दल बदल के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया है, मतलब अब वो मंत्री पद पर नहीं रह सकता है, तो आगे के 4 साल भी वो डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। अब दल बदल में ऐसे दल को बदल कर काम करने में भी थोड़े से अपवाद दिए गए हैं। बोला गया है कि अगर 2/3 या 2/3 से अधिक सदस्य मंत्री मिलकर किसी राजनीतिक दल को छोड़कर किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं तो ऐसे फिर 2/3 सदस्यों को दल बदल के अंतर्गत निर्हित नहीं माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। लेकिन इससे कम अगर कोई पार्टी को बदलता है तो वो दल बदल के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्यों होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी? क्योंकि विधानसभा के ही निर्वाचन होते हैं, जिसको हम जनरल इलेक्शन बोल देते हैं, संबंधित राज्य के। वही से जनता चुनती है, और जनता चुनती है तो भैया जनता विधायक बनाती है किसी को, और वो विधानसभा में ही आकर बैठता है। तो राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी होना मतलब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना। यहां कंफ्यूजन भी हो सकता है कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होगी क्या, तो मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद है ही नहीं। तो कॉमन सेंस याद रखना केंद्र स्तर पर हम बात करें तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनरल इलेक्शन लोकसभा के होते हैं। उसी प्रकार से किसी राज्य में मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, कॉमन है। और आगे इसको समझेंगे। आगे प्रावधान देखें तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जो कि अपन देख चुके हैं। किसी मंत्री के अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उसे 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप, उसमें पूरा का पूरा ड्राफ्ट लिखा हुआ है कि किस प्रकार से शपथ होनी चाहिए और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा प्रश्न आ सकता है कि कोई भी मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ किसके सामने लेगा? तो राज्यपाल के समक्ष ही लेगा। कौन सी अनुसूची के तहत लेगा? तो 3री अनुसूची के तहत लेगा। 1 से लेकर 12 तक की अनुसूची है, याद रखने का बहुत आसान तरीका है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। और 3री अनुसूची मतलब TEA का मतलब एफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? शपथ। ठीक है, तो 3री अनुसूची के तहत शपथ ली जाएगी। और एक बहुत बारीक सा प्रश्न आ सकता है कि क्या शपथ ली जाएगी? तो पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है किसी मंत्री के द्वारा। किसके तहत? राज्यपाल। कौन से अनुसूची के, कौन से अनुच्छेद के तहत? 164 के तहत। याद रखिएगा, ये बहुत बारीक प्रश्न है लेकिन पूछे जाते हैं। कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने तक की अवधि में किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री पद से वंचित हो जाएगा। अब यहां पर विधानमंडल लिखा है ना, इसका मतलब समझ लो, जैसे इस केंद्र में संसद लिखा रहता है, पार्लियामेंट लिखा रहता है, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अब विधानमंडल लिखा है तो मतलब हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जैसे लोकसभा है वैसी विधानसभा, जैसे राज्यसभा है वैसे विधान परिषद। क्लियर? अब मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि वह मंत्री जो लगातार 6 महीने तक, मान लीजिए कि कोई सीएम, मतलब किसी राज्य के सीएम ने एक व्यक्ति को जो चुनकर नहीं आ पाया है ना, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को क्या कर दिया है? मंत्री बना दिया है। अब अगर मंत्री बना दिया गया है तो
तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे विधान मंडल के अंतर्गत या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होगा, अन्यथा वो अपने मंत्री पद से हट जाएगा। अब विधानसभा ही बची हुई है, विधान परिषद तो है नहीं कि नामांकित कर दे, है ना, नॉमिनेट कर दे, ये तो फंडा ही नहीं रहेगा। और विधानसभा का सदस्य कब कोई बन सकता है, जब किसी विधानसभा की सीट का कोई विधायक जो है किसी उसकी मृत्यु हो जाए, पद पर रहने लायक ना हो, सीट बच जाए, खाली रह जाए, तो ही वहां पर निर्वाचन होंगे, उप निर्वाचन, बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, तो फिर वो लड़कर और जीत कर आता है तो ठीक है, वरना फिर क्या रहेगा, वो अपने पद पर नहीं रहेगा। ये यहां पर एक फंडा आपको ध्यान रखना है। मंत्रियों का वेतन और भत्ते जो है वही होंगे जो राज्य की विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पे 2 बातों में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। एक प्रश्न तो ये है कि मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते हैं, सैलरी और वेजेस है, वो कौन निर्धारित करेगा, तो वो निर्धारित करती है विधानमंडल, पहली चीज तो ये। और किस अनुसार दिए जाते हैं, तो दूसरी अनुसूची में जो है उसके अनुसार दिए जाते हैं। जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ई का मतलब क्या है, एम्यूलमेंट्स, क्या वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, तो अफर्मेशन शपथ तीसरी के अनुसार और वेतन भत्ते जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, स्पेसिफाइड है, उसके अनुसार मिलेंगे। लेकिन तय करने का अधिकार किसको है, विधानमंडल को। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना है। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान। ये लेक्चर आपका ऐसा है कि संवैधानिक प्रावधान से रिलेटेड जितने भी डाउट्स, छोटे छोटे प्रश्न, कॉन्सेप्ट, थ्योरी वाले प्रश्न सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी को पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, और यहां तक समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वरना आप आगे के लेक्चर्स, वीडियोस और बहुत सारी बातों से वंचित हो जाएंगे, है ना। और अगर ये आप समझ रहे हो ना, तो यही लगभग सभी प्रावधान केंद्र स्तर पर भी आपको देखने को मिलेंगे, 74 में, 75 में, है ना। बस राष्ट्रपति आ जाएंगे, राज्यपाल की जगह प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आ जाएंगे, और 2-3 छोटी मोटी बात छोड़ के लगभग यही है। तो एक तीर से 2 निशाने आपके बन रहे हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। क्यों विशेष प्रक्रिया नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। एक व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़कर आया है तो वो विधायक बन जाएगा, मतलब एमएलए बन जाएगा। अभी तक वो एमएलए ही है। अब उसे राज्यपाल नियुक्त कर दे मंत्री, ठीक है, अब वो पार्टी डिपेंड करती है किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, लेकिन नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा। अब मान लो कि मैं ही विधायक बन गया, मुझे ही राज्यपाल नियुक्त कर दे मुख्यमंत्री, तो कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना दे, है ना। तो आगे बोल रहा है, संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जैसे भैया यहां पर हम बात करें मध्य प्रदेश की विधानसभा, 230 सीटें हैं। अब 230 सीटों में अलग अलग पार्टी लड़ती है, बीजेपी लड़ ली, कांग्रेस लड़ ली, फलाना लड़ ली, अलग अलग लड़ ली। अब 230 में से 50+1% मेजोरिटी प्राप्त होती है ना। तो जिसको ज्यादा सीटें मिली है वो बहुमत दल का नेता हो गया। तो उस बहुमत दल के नेता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। और बहुमत दल का नेता डिफाइन कौन करेगा, उस पार्टी का कोई अध्यक्ष या उस पार्टी का मुखिया। क्लियर बात। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ही प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो मान लो कि 230 में से बीजेपी को मिल गए भैया 70, ठीक है, कांग्रेस को मिल गए 70, इसी प्रकार से
बहुमत का जो बहुमत प्राप्त करने के लिए जितनी सीटों की आवश्यकता रहती है वो प्राप्त ही नहीं हुई है, तो फिर क्या करें? तो अगर बहुमत नहीं मिल पा रहा है स्पष्ट, तो राज्यपाल क्या करेंगे? मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपना विवेक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है कि किसे उसे मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन एक शर्त है कि ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मतलब कि बहुमत तो प्राप्त नहीं है, लेकिन बीजेपी को मान लो सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हो गई है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि इसे सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त है, इसीलिए इस पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, बस उसे 1 महीने के अंदर अंदर विश्वास मत प्राप्त करना आवश्यक रहता है। ठीक है, इसको मैं शुरुआत से अंत तक एक बार और समझा दूंगा, थोड़ी सी और बातें समझ लो। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री के मृत्यु के बाद स्थिति सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेती है और राज्यपाल के पास उसको नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तो 3-4 कंडीशन यहां पर बोली गई है। क्या कि किसी विधायक को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। एक कंडीशन तो यह है कि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो चुका है उस राज्य में विधानसभा चुनाव में, तो भैया डिसाइड करेगी वो पार्टी, और जिसे बहुमत दल का नेता बनाया जाएगा उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। लेकिन अगर किसी पार्टी को बहुमत ही प्राप्त नहीं होता है जितनी सीट चाहिए रहती है सरकार बनाने के लिए, तो जो सबसे ज्यादा सीट जिस पार्टी को मिली है उसको बनाया जा सकता है उसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री। लेकिन उसे 1 महीने के अंदर अंदर उस विधानसभा में जाकर अपना विश्वास प्राप्त करना होगा, और विश्वास मत जो प्राप्त होगा उसके अनुसार फिर वो आगे कंटिन्यू कर सकता है अगर वो पास होता है तो। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है या नहीं मानते हैं अन्य विधायक, तो फिर उसे सीट पर रहने का अधिकार नहीं रहेगा। एक स्थिति और ये बोल दी गई है कि अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, उसके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, या फिर अगर उसका पद खाली रहे, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसी स्थिति में जो पार्टी है वो किसी अन्य व्यक्ति को चुन ही लेती है ना, तो राज्यपाल उसको नियुक्त कर ही देते हैं। तो कुछ ये ऐसी कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो कोई विशेष अलग बातें यहां पर नहीं है, मतलब कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये बात जरूर आप याद रखिएगा, 1 माह वाला फंडा बहुत आवश्यक है। ठीक है, संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, फिर एक उचित समय देने के बाद ऐसा करना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो सबसे ज्यादा जो सीट होगी जिस पार्टी को मिली है उसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये भी खैर विवेक अधिकार ही होता है, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है, कम वाले को भी बनाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो पहले ही ये नहीं बोला है कि पहले विश्वास पाओ उसके बाद बनो, नहीं, मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। आपको 1 महीने का समय है, इस 1 महीने के समय के अंदर अंदर आप बहुमत सिद्ध कर दो विधानसभा में कि हाँ सब मेरे साथ है, तो हम क्या कर देंगे, आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हो। अब यहां पर कोई पार्टी छोड़कर नहीं आएगा, बस बाहरी समर्थन मिल जाएगा। बाहरी समर्थन का मतलब कि कांग्रेस या अलग अलग पार्टी के लोग विधानसभा में बोल दे कि हाँ हम इनके लिए समर्थन देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो ऐसे वोट काउंट होकर बहुमत प्राप्त होगा और भैया विश्वास प्राप्त होकर वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। मंत्री नियुक्त कर दिया जाए या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए, है तो मंत्री ही, तो ऐसा बोल दिया गया है कि मान लो मैं ही हूं, कल को मुझे ही मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन मुझे विधानमंडल का सदस्य बनना होगा 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अब वही बात है, विधान परिषद तो है नहीं।
अब विधान परिषद तो है नहीं, तो मेरे पास एक ही चारा है, विधानसभा का चुनाव लड़ूं और जीतूं, वरना 6 महीने तक तो मैं बना रह सकता हूं, लेकिन उसके बाद नहीं रह सकता। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, और ऐसा नहीं हुआ तो 6 महीने के बाद पद समाप्त कर दिया जाएगा। और क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए ही चाहिए। अब फिर रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में विधानसभा ही है, तो विधानसभा का ही सदस्य वो कहलाएगा। अब ये विधानसभा क्या, विधायक क्या, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता है, और नहीं भी पता है तो जैसे मैं समझा रहा हूं इससे आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी विधानसभा और विधायक और इन सभी को हम विधानसभा जब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अनेक अवसर पर उच्च सदन के सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल केंद्र स्तर पर देता हूं। केंद्र स्तर पर क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। हम एक ऐसा राज्य मान ले जहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। मान लो केंद्र स्तर पर किसी एक व्यक्ति ए को मंत्री नियुक्त कर दिया, वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है। अब नियुक्त तो कर दिया है, 6 महीने के अंदर अंदर आप इनमें से किसी का सदस्य बनो तो आप मंत्री रह सकते हो या प्रधानमंत्री रह सकते हो, ठीक है, वरना नहीं रह पाओगे। लोकसभा का कैसे बन सकते हो, किसी की मृत्यु हो जाए या कोई सीट खाली हो, चुनाव लड़ो, जीतो, बन गए, दैट्स ऑल, बने रहो मंत्री। नहीं तो फिर यहां पर केंद्र स्तर पर एक ऑप्शन होता है कि सरकार जो है राज्यसभा में नॉमिनेट करवा देती है आपको, और उसके अनुसार फिर आसान हो जाता है बनना। उसी प्रकार से जिस राज्य में विधान परिषद होती है ना, वहां पर भी आसान हो जाता है कि कोई व्यक्ति जो इन दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया गया है, तो विधानसभा में तो अभी कोई ऐसा ऑप्शन हाल फिलहाल में नहीं है, तो विधान परिषद में नॉमिनेट कर दिया जाता है। बहुत सारी शर्तें इसमें रहती है, वो शर्तें अपन विधानसभा में देखेंगे। अब मध्य प्रदेश में बात यही है कि बचती ही विधानसभा है, तो सदस्य होना तो बहुत आवश्यक है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन से चुना जाता है, लेकिन बहुत सारे अवसर हुए हैं कि वो विधान परिषद से भी चुनकर आया है। मध्य प्रदेश में तो ऐसी कोई बात होने ही नहीं वाली है। चलिए बात करते हैं आगे मंत्रियों की नियुक्ति। अभी तक हमने A to Z बात कर ली कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी, और इतना आप अगर आपने देखा है तो आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं आपकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, वो किसी विधायक को मंत्री बना सकता है, या कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसको भी मंत्री बना सकता है। बस 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यही बात है। तो राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेगा, एक सेकंड, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करेगा, मतलब मुख्यमंत्री की सिफारिश आवश्यक है। सामान्यतः मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों की नियुक्ति उन्हीं में से की जाती है जो विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो, मतलब चुनकर आए हो, है ना। मध्य प्रदेश के संदर्भ में विधानसभा के अंतर्गत चुनाव लड़के विधायक बने हो। यदि कोई व्यक्ति नहीं है तो यही सेम टू सेम बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन वह मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह मंत्री हो या जिसका वह सदस्य हो। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं चलेगा, विधानसभा ही है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक राज्य के संदर्भ में समझा दूं कि एक विधानसभा भी है, एक राज्य में एक विधान परिषद भी है, ठीक है। एक व्यक्ति जो विधानसभा से लड़कर विधायक बना है तो वो अन्य सदन में जा सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन किसी मामले में वोटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वहां का सदस्य नहीं है। वोटिंग वो वहीं का करेगा जहां से वो चुनकर आया है। यहां से चुनकर आया है तो भाग ले लेगा, है ना, बैठ सकता है, बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता। बस इतनी बात यहां पर है।
मंत्रियों की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ये मैं आपको समझा देता हूं। ये मेंस प्रीलिम्स कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, ये लेक्चर पूर्ण रूप से है आपके लिए। मैं चाहूं तो आधे घंटे में आपको छोटी छोटी सी बात समझा के दी एंड कर दूं, लेकिन A to Z बात बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले। तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व हम देखते हैं। एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व और एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में विधानसभा से लड़कर आए हैं, तो मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। मतलब राज्य की पूरी मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़कर ही आए हो। और विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है मतलब जनता के प्रति जिम्मेदार है, जनता के प्रति जिम्मेदार है मतलब विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है। यदि विधानसभा मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे गलती किसी एक की हो। यहां पर अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यहां पर क्या है, इसमें भी बहुत सारे शर्तें होती है। बस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई मंत्री ऐसी घोर गलती कर देता है या मंत्री परिषद मिलकर ऐसी घोर गलती कर देते हैं जो जनता के सामने नहीं ठीक से दिखती है ना। जनता का भी प्रेशर रहता है, अब जनता तो क्या ही करेगी, लेकिन जनता अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसा काम कर देगी कि वहां पर विधानसभा में हल्ला बोल हो जाए। तो अब दूसरी पार्टी के जो लोग हैं या सभी मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के साथ जब अगर वो पास हो जाता है तो फिर पूरी की पूरी मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव को भी आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी आगे आने वाला है। क्लियर है, चाहे गलती किसी एक व्यक्ति की हो चाहे दो की हो, पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह होती है सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब एक मंत्री की गलती पूरी सरकार की जिम्मेदारी और सबके सब मिलकर क्या होंगे, जवाबदेह होंगे। अगर हम बात करें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो हर मंत्री का अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक मंत्री है, तो उस विभाग के प्रति क्या रहेगा, उत्तरदायित्व रहेगा। यदि वह ठीक से काम नहीं करता है, भ्रष्टाचार करे, असफल रहे, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 164 सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है। 1000 करोड़ स्टार लगा लेना, यह प्रश्न बहुत डिटेल्ड है जो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। 164 में यह बात कही गई है। बात करते हैं मुख्यमंत्री का कार्यकाल। तो जितना मैंने आपको अभी समझाया उससे मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप क्लियर कट समझ सकते हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। तात्पर्य यह है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त नहीं कर सकता। राज्यपाल कब तक बर्खास्त नहीं कर सकता है, जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। लेकिन यदि वह विश्वास प्राप्त हो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मतलब बहुत ये सब समझ के आ चुके हैं ना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। लेकिन मन हुआ कि राज्यपाल का आज के आज हटा देता हूं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। बहुमत प्राप्त है, मेजॉरिटी विधानसभा में उसके साथ है, तो नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव ही आ जाए, कोई ऐसा गलत काम कर दे, तो भैया फिर राज्यपाल को सोचना पड़ेगा और बर्खास्त करना पड़ेगा, है ना। नोट समझो यहां पर आप, SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की। हालांकि इस विषय के नियम में कई बार उल्लंघन किया गया है, जब राज्यपाल ने सदन में बहुमत सिद्ध करने के का समय देने से पहले ही मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। इसको समझ लो, ये बहुत स्पेशल मामला है। क्या है, SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। मैंने आपको क्या बोला कि भैया बहुमत, जो कोई मुख्यमंत्री है जब तक उसको बहुमत प्राप्त है तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ही पारित हो जाए या बहुमत सिद्ध करने के समय से पहले राज्यपाल बर्खास्त कर दे, तो यहां पर ये इस मामले में ये बोला गया, आपातकाल से जुड़ी बातें थी ये इस समय पे,
इसमें बहुत अच्छी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी मुख्यमंत्री के रहने और ना रहने का निर्णय राजभवन में नहीं होगा, ये विधानसभा में होगा। इसका मतलब यह है कि राजभवन का मतलब राज्यपाल अपनी विवेक अधिकार से ऐसा नहीं कर सकता है, उसे संवैधानिक प्रावधान को फॉलो करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करने के लिए एक समय देना पड़ेगा, समय देने के साथ साथ सभी बातों को देखना पड़ेगा, अपनी मन मर्जी से वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। तो एक समय मिले बहुमत सिद्ध करने के लिए, उससे पहले राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं किसी मुख्यमंत्री को। ये इस मामले में निर्णय दिया गया था, क्योंकि इससे पहले ऐसा हो गया था और ये फिर मामला आया था। क्लियर बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, जो कि अपन शुरुआत में देख कर आए हैं सबसे पहले, कि किसी राज्य में मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देगी, तो उस परामर्श की प्रकृति क्या होगी, वो सलाह का नेचर किस प्रकार से होगा, वो हमको देखना है। आर्टिकल 163 में ऐसा बोला गया है, एक मंत्रिमंडल हमेशा राज्य के गवर्नर को सलाह देगा, क्या सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की कार्यपालिका व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया तरीके से चले, ठप ना हो जाए। 1971 में UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधानसभा के विघटन, मतलब विधानसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, या मंत्रिमंडल का त्याग पत्र हो जाता है, तो भी मंत्रिमंडल का अस्तित्व होना चाहिए, ताकि गवर्नर को सलाह मिलती रहे, अर्थात वर्तमान मंत्रालय नए मंत्रालय के आने तक कार्य करता रहेगा। इसको समझो आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक लाइन और समझ लो, 1974 में दोबारा न्यायालय ने स्पष्ट करा कि राज्यपाल के सभी निर्णय, कार्यादेश, अनुमोदन, सलाह सभी मंत्री परिषद की शक्ति और कार्यों के आधार पर ही होगी। ये क्या बोला गया है, तो यहां पर ऐसा बोला गया है कि मान लो एक राज्य की विधानसभा है, ठीक है, अभी अभी बनी है, मान लो 5 साल अभी चलेगी सरकार, ठीक, लेकिन क्या हुआ कि 5 साल तो छोड़ो, 2 साल बाद मंत्रिमंडल खत्म हो गई, या विधानसभा का विघटन हो गया। विधानसभा में देखें कैसे क्या होता है, ये सभी है ना, विघटन हो गया मतलब वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। सीधी सीधी मान लो अगर विधानसभा का विघटन हो गया है, तो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा, चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद नया मंत्रिमंडल आएगा। अब इसके बीच में मतलब गैप हो जाएगा। अब ऐसे गैप में फिर क्या होगा, राज्यपाल को सलाह नहीं मिल पाएगी, हो सकता है उस राज्य की स्थिति ठीक प्रकार से ना चल पाए, प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर, है ना। तो ये गैप को फुलफिल करने के लिए इस मामले में 1971 में UNR राव और इंदिरा गांधी मामले में ऐसा बोला गया कि चाहे सरकार विघटित हो जाए, विधानसभा का विघटन हो जाए, चाहे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, सब कुछ हो जाए, फिर भी जब तक नया चुनाव होकर नया मंत्री परिषद नहीं आ जाती, विधानसभा नहीं बन जाती, तब तक वही पुरानी मंत्री परिषद कार्य करती रहेगी, ताकि राज्यपाल को सलाह मिलती रहे। तो एक नई मंत्री परिषद के आने तक पुरानी चलती रहेगी, जब तक कि नया ना हो जाए। क्लियर बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मामला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1974 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सभी निर्णय राज्यपाल के परामर्श से होंगे, ये वर्ष भी ध्यान रखना है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के बिना व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही मंत्री परिषद की सलाह या अनुमोदन के खिलाफ कुछ कर सकता है, ये भी आपको पता ही है। अर्थात संविधान ने सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल की संतुष्टि का अर्थ उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं, बल्कि यह मंत्री परिषद की संतुष्टि मानी जानी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक अगर आप आए हैं तो आप अब समझ चुके होंगे कि यह कहावत क्यों जरूरी है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के बिना खाना भी नहीं खा सकता। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, बहुत जरूरी है, 1000 करोड़ स्टार लगा लेना। यहां से एक प्रश्न आ सकता है। क्या आ सकता है तो मैं आपको बताऊं, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख सबसे बड़ा मुखिया राज्यपाल ही होगा, चाहे वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में क्यों ना हो, लेकिन उस राज्य से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे, कार्यपालिका कार्रवाई होंगी, एग्जीक्यूटिव कार्य होंगे, वो सभी के सभी राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। कोई आदेश अगर मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के द्वारा निकाला गया है तो नीचे लिखा रहेगा आदेश अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद द्वारा। जैसे कल मैं आपको एग्जाम्पल, कल की तो छोड़ो, एग्जाम्पल देता हूं कि अभी एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग में लता रघुवंशी नामक महिला जो है, बहुत विख्यात महिला, उन्हें सदस्य बनाया गया है। अब सदस्य बनाया गया है तो भैया स्वाभाविक सी बात है कि सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन नाम किसका रहेगा तो राज्यपाल का। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये लेक्चर आप 10 साल बाद भी देखोगे, 20 साल बाद भी देखोगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ अपडेट के अलावा, जैसे मुख्यमंत्री कोई नया बना तो वो, मिनिस्ट्री नई बनी है तो वो, कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो, इसके अलावा सब कुछ यही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए मैंने अपने ऐप में जो मैं काम कर रहा हूं, ये कोर्स के लिए मैं आपके लिए अलग अलग कोर्स लेकर आ रहा हूं। जैसे एमपी पॉलिटी अलग, एमपी ज्योग्राफी अलग, एक तो संपूर्ण पूरा का पूरा कोर्स हो गया। अब जिसको सब आता है लेकिन एमपी पॉलिटी अच्छे से नहीं आता तो वो एमपी पॉलिटी खरीद ले, ज्योग्राफी नहीं आता है तो ज्योग्राफी खरीद ले, है ना। ये सब आपको दिखेगा ऐप पर, इसलिए आप ऐप को अनइंस्टॉल मत कीजिएगा, इंस्टॉल करके रखिएगा, आगे बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द। तो हर बैच में, हर एक कोर्स के अंतर्गत मैं इस प्रकार से फोल्डर्स बना रहा हूं कि लेक्चर्स मिल जाए। लेक्चर्स खोलोगे तो हिंदी इंग्लिश पीडीएफ जो डाउनलोड करना है, एक में अलग से फोल्डर जिसमें हिंदी इंग्लिश पीडीएफ रहेगी, एक केवल अपडेट्स, मान लो कि कहीं पर कोई गलती, ह्यूमन एरर हो जाता है तो वो अपडेट आपको उस लेक्चर का दिख जाए। कोई न्यूज आई है तो उस लेक्चर से रिलेटेड न्यूज आगे मिल जाए, ठीक है। हिंदी एमसीक्यूज अलग, इंग्लिश एमसीक्यूज अलग, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, और जो अभी तक जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सभी आपको मिल जाए। तो ये सभी मैं करने वाला हूं। इससे फायदा क्या होगा, 95% वो आपको हमेशा यही पढ़ना और यही से प्रश्न आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दे कितने साल बाद भी। बस करना क्या रहेगा, कोर्स में जाकर अपडेट्स देख लेना है, करेक्शंस देख लेना है, या कुछ करंट की न्यूज आई है तो वो देख लेना है, और अपने नोट्स को संभाल कर रखो और वहीं पर अपडेट करके दी एंड कर दिया। तो बार बार डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब आपको ऐप पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें और ऐप को इंस्टॉल करके रखें। ठीक, चले भैया। तो मैंने क्या बोला आपको, ये प्रश्न आ सकता है कि राज्यपाल के नाम पर ही सभी कार्यों का संचालन किया जाएगा, किसी राज्य का, कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, तो 166 में प्रावधान है, 1000 करोड़ स्टार लगा लेना, ठीक है। और राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों का सुचारू संचालन करने के लिए नियम बना सकता है। इन नियम के माध्यम से सरकारी कामकाज का विभाजन, मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन और बाकी सभी निर्धारित किए जा सकते हैं। तो बस इतनी बात याद रखो कि किसी राज्य का कार्यकारी आदेश या सभी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाएगी, जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 167 आर्टिकल 167, राज्यपाल को जानकारी आदि के जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, 1000 करोड़ स्टार लगा लेना। यहां पर 2-3 बातें बोली गई है कि मान लो ए एक मुख्यमंत्री है, बी एक राज्यपाल है। 2-3 कंडीशंस बोली गई है कि मुख्यमंत्री हर कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देगा, है ना। अब हर कार्यों का मतलब ऐसा नहीं कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, जानकारी देगा, ठीक है।
एक ये बोल दिया गया और एक ये भी बोल दिया गया कि राज्यपाल चाहे तो जानकारी प्राप्त करे तो मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य होगा, इसलिए यहां पर लिखा गया है। तो देखिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होगा, राज्य के कार्यकलापों के प्रशासन तथा विभाग के कोई प्रस्ताव हुए तो उससे संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित किए जाए। कोई भी निर्णय है, कोई भी जानकारी है तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को सूचित करे कि ऐसा हुआ है। 167 सीधा प्रश्न आ सकता है। राज्य के कार्यकलापों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्ताव से संबंधित वह सभी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे राज्यपाल मांगे। तो एक कर्तव्य तो मुख्यमंत्री का यह हो गया है कि वो आगे लेकर दे, और एक कर्तव्य हो गया है कि अगर राज्यपाल मांग रहा है तो भी वो सूचना दे। क्लियर बात। यदि राज्यपाल ऐसी अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन मंत्री परिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है। मतलब क्या बोल रहा है कि राज्यपाल अगर चाहे तो कोई एक ऐसा मैटर है, मान लो जल से रिलेटेड कोई मैटर है जो किसी एक मंत्री ने उस पर अपना विचार रखकर उसको क्या कर दिया, एक हिसाब से प्रस्तुत कर दिया, पास कर दिया है, लेकिन अभी इस पर निर्णय मंत्री परिषद का होना बाकी है, तो राज्यपाल उसे क्या बोल सकता है, इसे मंत्री परिषद के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। बात करते हैं हम अनुच्छेद 177 जो कि है विधानमंडल में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार होंगे। 1000 करोड़ स्टार लगा ले। देखिए सीधा सीधा ये राज्य विधानमंडल के अध्याय का हिस्सा है लेकिन सीधे तौर पर मंत्री परिषद से संबंध है। इसका मतलब समझ लो, यद्यपि यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल अध्याय, मैंने आपको बोला ना कि भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2, इस अध्याय 2 में हम सीधे सीधे मंत्री परिषद और मंत्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 164 से सीधा हम 166 से सीधा 177 पर आ गए। मतलब हम अध्याय किस में चले गए, विधानमंडल में चले गए, जहां पर हमको विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन वहां पर होने के बावजूद ये मंत्री परिषद से सीधा सीधा जुड़ा है। तो ये कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे राज्य के प्रत्येक मंत्री को यह अधिकार है कि वह राज्य की विधानसभा में, जहां द्विसदनीय प्रणाली है, मतलब जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वहां विधान परिषद में भी भाग ले और वक्तव्य दे। मैं आपको बता ही चुका हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का है और उस राज्य में विधान परिषद भी है तो वह जाकर भाग ले सकता है, बैठ सकता है। ठीक है। मंत्री विधानमंडल की किसी समिति के कार्य में, है ना, क्योंकि हर विधानसभा के अंतर्गत समितियां बनती है, जो कि विधानसभा में देखेंगे प्रश्न भी आ चुका है ना। तो सॉरी, किसी कमिटी जो विधानसभा द्वारा बनाई गई है, अगर उसका वह सदस्य नामित हो तो बोल भी सकता है, हिस्सा भी ले सकता है। हालांकि यदि वह संबंधित सदन का सदस्य नहीं है तो मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा। सीधी सी बात है, जिस सदन का वह सदस्य है, जिस कमेटी का वह सदस्य है और जिस सदन द्वारा वह कमेटी बनाई है, तो वो दूसरे में जाकर भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। यह आपको अनुच्छेद 177 के तहत याद रखना है। इस प्रावधान का महत्व यह है कि मंत्री परिषद के सदस्य भले ही विधायक ना हो तो भी वे सदन की कार्यवाही में भाग लेकर सरकार का पक्ष रख सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, विधेयकों पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मत विभाजन में भाग लेने के लिए उनका सदन का सदस्य होना आवश्यक है ना। तो सीधी सी बात है, जिस जगह के होंगे आप वहां पर आप मत दे सकते हो। ठीक है। ध्यान रहे, संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 के अंतर्गत हम मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान पढ़े हैं, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं। बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, है ना। यह प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है कि मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन विशेष रूप से किस में दिया गया है, तो वो दिया गया है अनुच्छेद 167 में, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। अब ये सभी भी बहुत महत्वपूर्ण है मेंस में उत्तर लिखने के लिए, प्लस प्रीलिम्स में कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न आता है, फैक्ट वाला प्रश्न आता है। तो अब बस फायदा यहां पर यह है कि जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसको अगर आप बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं,
समझ में आ गया है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए अपन इसको बहुत धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। चल बात करते हैं मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या क्या कर्तव्य होंगे या क्या क्या कार्य हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर। तो राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेगा जो सिफारिश मुख्यमंत्री कर दे, पढ़कर आए हैं। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण कर सकता है, फेरबदल कर सकता है कि इस मंत्री को ये विभाग मिलना चाहिए, इस मंत्रालय का मंत्री होना चाहिए, या फिर ये मंत्री अब इस मंत्रालय का मंत्री होना चाहिए, डिपेंड करता है मुख्यमंत्री पर, है ना। वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है ना, इस्तीफा मांग सकता है कि नहीं अब आप पद पर नहीं रहोगे, ठीक है, या उसे बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल से भी कह सकता है। ठीक। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है, मेन है तो, ठीक है। वह मंत्रियों के क्रियाकलापों जो भी एक्टिविटीज है उनमें मार्गदर्शन देता है, सहयोग निर्देशन की भूमिका निभाता है, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक बात है ना। अपने कार्यों से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। मतलब एक कैप्टन, एक मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मुखिया ही नहीं रहा तो आप क्या रहेंगे, है ना। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाती है। ये विघटित और ये सब क्या है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त है तो उसको मुख्यमंत्री चाहे तो भर दे, चाहे तो नहीं भरे, चाहे तो उस विभाग को अपने पास रख ले। जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट देखोगे तो मुख्यमंत्री के सामने आप देखोगे चाहे जाने कितने ही विभाग उनके पास है, अब वो चाहे तो किसी विधायक को दे दे, नहीं दे, डिपेंड करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जो भी वरिष्ठ मंत्री होगा, सीनियर मंत्री होगा, वो कर सकता है। प्रश्न आ सकता है राज्यपाल के संबंध में क्या क्या इनके कर्तव्य होंगे मुख्यमंत्री के, तो वो भी अपन देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक है, पढ़कर आए हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब राज्यपाल मंत्रिपरिषद संवाद का प्रमुख तंत्र है भैया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री बिना कोई राज्य इनके चल ही नहीं सकता। तो क्या कर्तव्य? राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी, विधान से संबंधित जो भी ऑर्डर है, जो भी रेगुलेशन है, हर सभी जानकारी राज्यपाल को सूचित करना बहुत आवश्यक है ना। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय की सेम टू सेम बात जो अपन देख कर आए हैं, है ना, कि राज्यपाल जो विषय से संबंधित जानकारी मांग रहा है वो मुख्यमंत्री दे, और मुख्यमंत्री का खुद का भी कर्तव्य है कि जानकारी दे। यही दोनों बात है, इसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखना है। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षित किए जाने पर परिषद के सामने रख सकता है विचार के लिए। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये सब कोई बातें अलग से नहीं है, जो आप 163 से 164, 65, 64, 66, 77 में पढ़े हो वही सब है, बस मेंस के पर्सपेक्टिव से वहां से किस प्रकार से निकाल कर काम करना है वो यहां पर है ना। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को क्या दे सकता है? एडवाइस दे सकता है। मतलब कि इन सभी की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, लेकिन परामर्श सलाह देगा कौन? वही मुख्यमंत्री, और कहने की बात डायरेक्टली अगर देखें तो मंत्रिपरिषद, ठीक है। बात करते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या क्या इनकी कर्तव्य होंगे। तो वह राज्य की विधानमंडल के सत्र बुला सकता है, सेशन बुला सकता है। आपने देखे होंगे ग्रीष्मकालीन सत्र, है ना, ये सभी सत्र आपने देखे होंगे, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सेशन को बुला सकता है मुख्यमंत्री, उसे स्थगित भी कर सकता है, लेकिन ये सलाह देगा किसको? राज्यपाल को, क्योंकि ये करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, किसी राज्य की विधानमंडल का सत्र बुलाना, उसको स्थगित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है, लेकिन सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। वह राज्यपाल के किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है कि विघटित कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कर दिया, नहीं, बहुत सारी बातें रहती है। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, देखा ही होगा आपने, तो बहुत बेसिक सी बात है, ठीक। बात करते हैं अन्य शक्तियां एवं कार्य, बहुत महत्वपूर्ण है, 100% प्रश्न आने की संभावना।
प्रश्न ये आ सकता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये प्रश्न आ सकता है कि जो क्षेत्रीय परिषद होती है उनका उपाध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है कौन? मुख्यमंत्री, है ना। क्योंकि यहां पर क्रमवार का मतलब समझना कि अगर राज्य में क्षेत्रीय परिषदें हैं तो वो क्रमवार एक फिर एक फिर एक फिर इस प्रकार से, और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरराज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है, क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये प्रश्न आ सकता है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, चीफ स्पोक पर्सन होता है। सीधा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रवर्तक हो जाता है, चीफ कोऑर्डिनेटर हो सकता है आपातकाल में। समझेंगे कैसे क्या। राज्य का नेता होने के नाते वह जनता से मिलता है, उनकी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन लेता है, बहुत बेसिक से। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस रूप में वह प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य प्रशासन में नियुक्ति हो गई, स्थानांतरण, प्रमोशन, मतलब एक आईएएस एक कलेक्टर है, इधर से उधर करना, है ना, प्रमोशन करना, सस्पेंड करना, बहुत सारी चीजें रहती है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद के अंतर्गत मंत्री होना कितना पावरफुल और कितना महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, चलिए। तो बेसिक सी बातें, इसलिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर बातें नहीं किया हूं, क्योंकि वही सब चीजें हैं जो अपन पढ़कर आए हैं। अब चूंकि हम मुख्यमंत्री के कार्य देख चुके हैं, तो मंत्री परिषद के कार्य भी देख लेते हैं। और मंत्री परिषद के कार्य देखने के बाद संपूर्ण रूप से संवैधानिक प्रावधान खत्म हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं नीतियों का निर्माण। तो किसी राज्य की मंत्री परिषद क्या करेगी? नीति बनाना, नियम बनाना, अधिनियम बनाना, है ना, रूल्स देखना, रेगुलेशंस देखना, संशोधन करना, कुछ आवश्यक परिवर्तन करना, ये सभी काम जो है नीति मंत्री परिषद करती है ना। वैधानिक कार्य क्या है? तो वही सब चीजें हैं जो अपन ऊपर देखे हैं, है ना। यद्यपि कानून बनाना व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है, लेजिस्लेचर का प्रमुख कार्य है, जो कि शुरुआत में ही देख के आए हैं, लेकिन बनाने का काम तो ये है ना, मंत्री परिषद करती है। विधानमंडल का अधिवेशन कब बुलाया जाए, कब विसर्जित किया जाए, है ना, इसका निर्णय मंत्री परिषद ही करती है। अब ये बात याद रखना, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, जहां पर मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूं वहां पर मंत्री परिषद ऑटोमेटिक आ रहा है, जहां पर मैं मंत्री परिषद बोल रहा हूं वहां मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक आ रहा है, और वाइस वर्सा इसमें चलेगा। तो वही सब चीजें यहां पर है। तो इन्हीं की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल ऐसे काम करेगा, है ना। तो राज्यपाल को सलाह दी जा सकती है। जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है, तब भैया मंत्री परिषद ही राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का सलाह देती है ना। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इसका ही आप उल्टा करोगे, 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल पढ़ेंगे जब ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, हर जगह जैसे विघटन करना, ठीक है, सत्र बुलाना, अवसान करना, है ना, प्रोमुलगेट करना, ये सभी मैं यहां समझा दूंगा तो फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अध्यादेश यहां समझा दूंगा तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो जिसका जहां काम है वहीं पर अपन पढ़ेंगे। अध्यादेश राज्यपाल में पढ़ेंगे, सत्र बुलाना, विघटन करना विधानसभा में पढ़ेंगे, तो एक सिस्टमेटिक काम बनेगा। क्लियर? तो ये सब चीजें देखने के लिए आपको वो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। चलिए, तो बहुत बेसिक सी बात है कि कब क्या करना है, अध्यादेश राज्यपाल कैसे निकालेगा, क्यों निकालेगा, तो वो सभी मंत्री परिषद के कहने पर ही निकालता है। प्रश्न आ सकता है ये कि 213 के तहत निकाला जाता है अध्यादेश राज्यपाल के तहत, है ना। सभी महत्वपूर्ण विधेयक मंत्री परिषद द्वारा तैयार किए जाते हैं। तैयार होने के बाद इन्हें संबंधित मंत्री विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार विधेयक को वास्तविक रूप मंत्री परिषद ही निर्धारित करती है। पर विधेयक का मतलब क्या है, बेसिक्स समझा देता हूं मैं आपको। देखो, विधेयक का मतलब क्या होता है, एक बिल होता है। जैसे मान लो मुझे एक नया अधिनियम बनाना है, एक्ट बनाना है, कोई भी विषय है, जैसे भी प्रदूषण बहुत हो रहा है तो प्रदूषण से रिलेटेड अन्य नियम बनाना है, ठीक है। अब उस पर चर्चाएं होंगी, एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसे हमने रॉ मटेरियल बोल दिया, कच्चा माल बोल दिया, है ना। ये होता है विधेयक या बिल। इसे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर द्विसदनात्मक है तो विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद दोनों में,
इस पर चर्चाएं होंगी, विचार विमर्श होंगे, संशोधन होंगे, सब चीजें होंगी। और फाइनली जब ये पूर्ण रूप से राज्यपाल की सहमति लग जाएगी, कुछ आवश्यक में राष्ट्रपति की भी सहमति लगती है, बाद में देखेंगे, है ना, तो वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। बस यही बात है विधेयक। तो सभी महत्वपूर्ण विधेयक मंत्री परिषद ही तैयार करते हैं, उनकी रूपरेखा कैसी होगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सभी। विधानमंडल के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा जो भी अभिभाषण दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि प्रश्न ही आ चुका है, लेकिन राज्यपाल में समझाऊंगा मैं आपको। बस ये ध्यान रखना कि जब भी किसी विधानसभा का प्रथम सत्र होता है, फर्स्ट सेशन होता है, और हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें राज्यपाल को भाषण, अभिभाषण देना पड़ता है। वो अभिभाषण भी तैयार कौन करता है, ये प्रश्न आएगा, तो मंत्री परिषद ही तैयार करती है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस अभिभाषण में क्या होगा, वो अभिभाषण में सरकार क्या करेगी, उसकी नीतियां क्या रहेगी आने वाले साल में या उस वर्ष में, वो सभी का विवरण होगा। तो राज्यपाल अपने मन से थोड़ी करेगा, कॉमन सेंस की बात यहां पर है। मंत्री परिषद की क्या क्या वित्तीय शक्तियां रहती है, तो वार्षिक बजट तैयार करना, अपने अपने में अगर किसी विभाग का मंत्री हूं तो मैं उस विभाग का बजट तैयार करूंगा, बजट तैयार करने के बाद में फिर विधानसभा में प्रस्तुत करूंगा, मंत्री परिषद के सामने रखूंगा और फिर वित्त मंत्री को दूंगा कुल मिलाकर, और फिर वित्त मंत्री सभी विभागों के बजट को मिलाकर एक बजट विधानसभा में रखेंगे, है ना। राज्य में किस प्रकार का कर लगाना है, किसी कर को घटाना है, टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, ये सभी के सभी भी मंत्री परिषद की सलाह पर ही होते हैं, ठीक है। वास्तव में कर नीति और राजस्व संग्रह की दिशा मंत्री परिषद ही निर्धारित करती है, मतलब ए टू जेड जो आप सोच सकते हो, ठीक है। मंत्री परिषद की नियुक्ति संबंधी शक्तियां, तो राज्य की सभी महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन सलाह किसकी रहती है, तो सलाह रहती है मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री, है ना, या दोनों को मिलाकर। अर्थात राज्यपाल किसी भी प्रमुख पद पर नियुक्ति करने के पहले मंत्री परिषद की सलाह लेते हैं, या जो सलाह उन्हें दी जाती है उन्हीं को वो नियुक्त करते हैं। प्रशासन पर मंत्री परिषद का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, जितने भी अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सभी मंत्रियों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। प्रत्येक विभाग में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी होते हैं, आईएएस होता है, मुख्य सचिव होते हैं, सब चीजें होते हैं, लेकिन अंडर में किसके रहेंगे, मंत्री के अंडर में ही रहेंगे। तो सभी प्रशासन पर भी मंत्री परिषद का ही क्या रहता है, नियंत्रण रहता है, ठीक है। विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, एक विभाग है ए, एक विभाग है बी, अलग अलग विभाग है, दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं चलेगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन सही प्रकार से हो, ये भी बनाए रखने का अधिकार मंत्रियों का रहता है, मंत्रिमंडल का रहता है, ठीक है, ताकि नीति, योजना, समस्या जो है उस पर चर्चा की जा सके। तो बहुत बेसिक सी बात है ना। कानूनों को लागू करने की शक्ति, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की जिम्मेदारी मंत्री परिषद की होती है। उसमें संशोधन, आवश्यक परिवर्तन, हर चीजें किसकी होती है, इसकी होती है, मंत्री परिषद की। तो विधानमंडल केवल विधि निर्माण का कार्य करता है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। लेजिस्लेचर काम बनाने का मतलब लागू करने का करता है, लेकिन बनाएगा कौन, तो मंत्री परिषद ही बनाएगी। और इस प्रकार से हमारा होता है संपूर्ण रूप से संवैधानिक प्रावधान खत्म। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, ये 1 मिनट आप मुझे सुनेंगे, आपने यूट्यूब पर, आपने कई कोर्सेस में, आपने कहीं भी पहले ये पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इतना डिस्क्रिप्टिव, इतना आसान भाषा में समझाया, ये शायद आपने पहली बार देखा हो। और इसीलिए आपसे एक भी प्रश्न यहां पर ऐसा नहीं होगा कि नहीं बने, बस शर्त यह है प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाना, प्रॉपर रिवीजन करना, प्रॉपर चीजों को समझना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब इस टॉपिक के लिए या कोई भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया हो, उसको किसी अन्य किताब, किसी अन्य संस्थान, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे।
क्योंकि यहां पर संपूर्ण आपको मिल गया है, आप देखे होंगे तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जो है उसको बस प्रॉपर करें, बजाय बहुत सारा इकट्ठा करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें आपको और ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।